हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज हम कुछ नई वीडियो करेंगे। तो एक कंपनी है एक्सप्रो इंडिया। आज की वीडियो में पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आशीष कचोलिया और मालाबार फंड्स इन दोनों ने ही इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है और रिसेंटली विद इन लास्ट क्वार्टर किया है। तो हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वो रीजंस रहे होंगे और इस कंपनी में आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा। तो एग्जैक्ट रीजन तो ऑब्वियसली हमें नहीं पता, लेकिन कुछ इवेंट्स हुए हैं इस कंपनी के साथ। जनरली ये जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, आशीष कचोलिया हो या मालाबार फंड्स हो, दोनों ही ऐसे इन्वेस्टिंग करते हैं कि आप हमेशा ट्रिगर बेस्ड इन्वेस्टिंग रहती है। हमेशा आपको जो है हमेशा पता लग जाता है कि कंपनी का कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है, कुछ ऐसी चेंजेस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से जो फ्यूचर है वो प्रेजेंट से ज़्यादा ब्राइट होने वाला होता है। हालांकि अगर इस पर्टिकुलर कंपनी की बात करें तो ऑलरेडी इसका जो शेयर प्राइस है वो पैंडमिक के टाइम पे 40-50 रुपए का हुआ करता था, जो ऑलरेडी 20 बैगर हो चुका है। तो काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है, तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि हम ये पता लगाने की कोशिश करें कि क्या रीजंस रहे होंगे, ये देखते हैं कि आखिर कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है इन दोनों इन्वेस्टर्स ने। क्योंकि अगर बहुत ही ज्यादा छोटा इन्वेस्टमेंट होगा तो ऑब्वियसली वो इसका मतलब ये है कि उनकी कन्विक्शन उतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा तो इसका मतलब जो ये जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं ये काफी ज्यादा कन्विंस्ड हैं स्टोरी से। तो इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्होंने किया है, मालाबार फंड्स ने 16,40,000 जो स्टॉक्स हैं वो बेसिकली वारंट इशू हुए हैं एट 760 रुपीज के शेयर प्राइस पे, जो कि मोटा मोटा 120-130 करोड़ के आसपास बनता है। वहीं अगर हम आशीष कचोलिया सर का देखें तो ऑलमोस्ट पिछले क्वार्टर में नई होल्डिंग आई है, उसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2.5% की होल्डिंग जो है इस कंपनी में इन्होंने नई बनाई है। अब इसका जो शेयर प्राइस है वो ऑलरेडी इतना ज्यादा बढ़ चुका है, उसके बावजूद भी जो है ये लोग नई होल्डिंग्स जो है इस कंपनी में बना रहे हैं। तो आखिर क्या वो ट्रिगर्स होंगे, ये पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो इससे पहले कि हम रीजंस जाने, थोड़ा सा कंपनी के बिजनेस को समझते हैं, क्योंकि अगर कंपनी के बिजनेस को नहीं समझेंगे, कंपनी के इवेंट्स क्या हो रहे हैं, कंपनी में की इवेंट्स क्या, फ्यूचर के केपेक्स प्लान्स हैं, ये सब नहीं समझेंगे तब तक ये नहीं समझ पाएंगे कि क्या रीजंस होंगे। तो सबसे पहले ये जो कंपनी है इसकी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। ये जो कंपनी है ये बिरला ग्रुप की कंपनी है। सिद्धार्थ बिरला जो है वो इसके प्रमोटर हैं। ऑलमोस्ट 50% जो है प्रमोटर का जो है स्टेक है। उसके अलावा ये कंपनी करती क्या है, मेनली ये कंपनी जो फिल्म्स होती हैं उसका बिजनेस करती है। तो मेनली दो तरीके की जो है फिल्म्स हैं, जो कि एक होती है बायएक्स और कोएक्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा वो पता लगाने की कोशिश करते हैं और इनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। तो बायएक्स यानी बाय एक्सियल, यानी जिसे हम बॉप फिल्म भी कहते हैं। इसका जो मेन एप्लीकेशन है कई तरीके के होते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो है उसमें एक स्पेशलाइज्ड फिल्म बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक फिल्म। अब ये डाई इलेक्ट्रिक फिल्म क्या है, तो डाई इलेक्ट्रिक फिल्म जो है ये समझिए कि अगर आपने जो है बचपन में यानी कि 10th 11th में अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपको याद होगा डाइपोल्स कुछ होता है। कैपेसिटर्स आपने पढ़े होंगे, कैपेसिटर्स भी बेसिकली जो है चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, राइट। तो आजकल अगर आप कैपेसिटर्स को देखेंगे तो जितने भी कैपेसिटर्स हैं वो मेनली दो तीन मटेरियल्स के बनते हैं। पहले जो है जैसे पेपर कैपेसिटर में क्या होता है कि ये जैसे दो प्लेट्स होती हैं और बीच में कोई ऐसा मटेरियल होता है जो कि डाइपोल होता है, यानी कि जब उसके ऊपर चार्ज हम लगाते हैं तो जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर से उधर मूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो चार्ज को स्टोर कर पाता है। तो इसके जो है कैपेसिटर्स के हर जगह एप्लीकेशंस होते हैं। आपकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप उठा के देखेंगे, हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आपने देखा होगा इस तरीके का छोटा सा एक कैपेसिटर होता है। उसके साथ साथ बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स में भी, जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों में ही इसके बड़े एप्लीकेशंस हैं। तो जितने भी बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स हैं उनमें जो है ऑयल डिप्ट कैपेसिटर्स यूज होते हैं, बड़े बड़े कैपेसिटर्स यूज होते हैं। तो ये जो है बेसिकली कैपेसिटर के एप्लीकेशन है। अब कैपेसिटर में जो है कई तरीके की मटेरियल यूज होते हैं, कई कई बार सेरेमिक मटेरियल यूज होता है। कुछ लोग जो है इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो यूज करते हैं। तो ये सब जो मटेरियल्स हैं, यानी कि जो सेरेमिक मटेरियल्स हुए या फिर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हुए, ये एक्चुअली पहले यूज हुआ करते थे, अभी भी यूज होते हैं, बट अब इनके एप्लीकेशंस बहुत लिमिटेड हैं। अब धीरे धीरे ट्रांजिशन क्या हो रहा है कि पिछले जो है
15-20 सालों में जो है धीरे धीरे जो प्लास्टिक की शीट्स हैं, यानी कि जो पीपी या फिर पीईटी या फिर पीई, तो इनका मतलब है जैसे पॉलिएस्टर, डिफरेंट टाइप के जो प्लास्टिक्स होते हैं, पॉलिएस्टर, उसके अलावा पीईटी जैसे जिसकी बॉटल्स बनती हैं, पीसी यानी पॉलीकार्बोनेट, पॉलीस्टाइलिन, उसके अलावा पीपी यानी पॉलीप्रोपाइलिन। तो ये सब जो है नए मटेरियल्स आ गए हैं, जो कि एसेंशियली डिफरेंट टाइप के रेजन्स हैं, डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक्स हैं, उनकी शीट्स बना के वो यूज होते हैं। क्योंकि ये जितने भी मटेरियल्स मैंने बताए ये भी डाई इलेक्ट्रिक हैं। अब इन सब मटेरियल्स का फायदा क्या होता है कि इन सब की इनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि कुछ की हीट रेजिस्टेंस या वाटर रेजिस्टेंस, या फिर कम स्पेस में जो है ज्यादा चार्ज को एक्यूमुलेट कर पाना, इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो डिपेंडिंग ऑन, आप सेम मटेरियल यूज करके जो है अपना कैपेसिटर बना सकते हैं, फ्रॉम वेरी लो चार्ज टू अ वेरी हाई चार्ज, डिपेंडिंग ऑन आप उसमें कितनी जो है उसकी शीट यूज कर रहे हैं, कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, मटेरियल की कितनी थिकनेस यूज कर रहे हैं। अब इसमें जो हाई थिकनेस वाले होते हैं वो जो है बेसिकली इनके एप्लीकेशंस आपने कैपेसिटर में देखा होगा, जैसे फैंस में, मोटर्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इन सब चीजों में यूज होते हैं। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो कंपनी है ये एक सोल मैन्युफैक्चरर है ऑफ डाई इलेक्ट्रिक फिल्म्स इन इंडिया, यानी कि पूरे इंडिया में इनकी एक तरीके से मोनोपोली है, कोई भी और कंपनी ये फिल्म नहीं बनाती है। इंपोर्ट होता है चाइना से, कोरिया से, साउथ कोरिया से, और जर्मनी से, बाकी कंट्री से जो है इंपोर्ट होता है, तो वहां से इनका कंपटीशन है। उसके अलावा 30% जो मार्केट शेयर है इंडिया का वो ये लोग जो है रखते हैं, और बाकी 70% जो है समझिए इंपोर्ट होता है। तो अभी इनके पास काफी ज्यादा, अगर ये लोग जो है अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड करें और अच्छे से जो है कंपनी डिलीवर करें, तो इस डाई इलेक्ट्रिक फिल्म में इनके पास काफी ज्यादा रेंज है एक्सपेंशन की, क्योंकि ये इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की स्टोरी है। अब आते हैं नेक्स्ट मटेरियल पे जो कि ये बनाते हैं, वो है नॉर्मल बॉब फिल्म, यानी कि जैसे प्लास्टिक की फिल्म होती है जो कि पाउचेस में, खाने पीने में, और भी अलग अलग तरीके के एप्लीकेशंस में यूज होती है। अब बात कर लेते हैं इनके सेकंड डिवीजन की, जो कि है कोएक्स डिवीजन। कोएक्स का मतलब होता है को एक्सट्रूडेड शीट्स बनाते हैं ये लोग। को एक्सट्रूडेड का मतलब सिंपल भाषा में ये है कि एक होती है मोनोशीट, यानी कि जिसमें सिंगल मटेरियल, सिंगल टाइप का प्लास्टिक यूज होता है, और एक होती है कोएक्स, यानी कि एक प्रोसेस है जिसमें आप मल्टीपल टाइप के रेजन्स डालते हैं, यानी कि पीपी हो गया या फिर पीईटी हो गया, ऐसे अलग अलग टाइप के रेजन्स डालते हैं एक मशीन में, और वो जो है कंबाइन करके एक सिंगल शीट बनाती है, यानी कि मल्टीपल मटेरियल से बनी हुई शीट। अब उसका एडवांटेज ये रहता है कि आपको हर मटेरियल की एक अलग प्रॉपर्टी रहती है, तो अलग अलग प्रॉपर्टी के हिसाब से आप जब एक सिंगल शीट बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी जो बेसिकली उसमें रख सकते हैं। अब इसके कुछ एप्लीकेशन, जो मेन इनका एप्लीकेशन है जो ये लोग बनाते हैं, वो है रेफ्रिजरेटर लाइनर्स। यानी कि आपने अगर रेफ्रिजरेटर देखा होगा तो उसके अंदर की जो बॉडी होती है, यानी जो प्लास्टिक की बॉडी होती है, वो बेसिकली ये लोग बनाते हैं, उसके लिए ये अपना कोएक्स शीट्स यूज करते हैं। उसके अलावा जैसे आपने कभी लगेज में जो है देखा होगा, अंदर ऊपर तो कपड़े का होता है लेकिन अंदर जो है एक प्लास्टिक की बॉडी होती है, तो वो जो बॉडी है वो ये लोग बनाते हैं। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसमें कई तरीके के प्रोसेसेस रहते हैं, जैसे कि कुछ कंपनीज जो होती हैं वो इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्निक यूज करती हैं, कुछ ब्लो मोल्डिंग यूज करती हैं। ये जो है इंजेक्शन और ब्लो मोल्डिंग से अलग, ये एक डिफरेंट टेक्निक है जिसे कहते हैं थर्मोफॉर्मिंग। अब ये थर्मोफॉर्मिंग क्या होता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा और आपको बताता हूँ। तो थर्मोफॉर्मिंग बेसिकली एक डिफरेंट प्रोसेस है। इंजेक्शन मोल्डिंग में क्या होता है कि आप पूरी की पूरी प्लास्टिक को पिघला के उसे बिल्कुल मेल्टिंग पॉइंट पे ले आते हैं, और फिर आपको मोल्ड बना के उसके अंदर इंजेक्ट करते हो होल के थ्रू, और फिर वो सूखता है, और फिर जो है आप उस मटेरियल को निकाल के जो भी शेप है वो ले लेता है। वो जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोसेस है, लेकिन जब आपको बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम्स चाहिए हो, प्लस जो उसका मोल्ड होता है ना, अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम चाहिए तो जो मोल्ड है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। थर्मोफॉर्मिंग एक डिफरेंट प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि उसे पूरा मेल्ट नहीं किया जाता, उसकी एक शीट बनाई जाती है, यानी कि उसे पिघला के उसकी एक शीट बनाई जाती है, और फिर जो है एक मोल्ड जो है लेके, पूरा वैसा नहीं होता कि उसके अंदर मटेरियल भरा जाए, एक ऐसा मोल्ड होता है जिसके ऊपर से जो है आके वो जो शीट है उसे बिछाया जाता है, और फिर वो जो है उसकी शेप ले लेता है। नीचे से जो है थोड़ा सा वैक्यूम की तरह सक किया जाता है, तो जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं इस तरीके से जो है इसका प्रोसेस रहता है। अब ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि
ये जो है इनकी ये जो प्रोसेस है बहुत ही कम कंपनीज है जो इस तरीके के प्रोसेस को फॉलो करती हैं, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा जो इसके इक्विपमेंट्स हैं ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। काफी ज्यादा महंगी मशीनें आती हैं और इसीलिए बहुत ही कम कंपनीज हैं इंडिया में जो ये काम करती हैं। अब जो मैंने रेफ्रिजरेटर बताया वहीं से इनकी जो है मेन रेवेन्यूज भी आते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो जितनी भी इंडिया में रेफ्रिजरेटर की कंपनी है, सैमसंग हो गई चाहे वर्लपूल हो गई, एक्स वाई जेड जितनी भी कंपनीज हैं, ऑलमोस्ट सारी कंपनीज इनकी क्लाइंट्स हैं जो भी रेफ्रिजरेटर्स बना रही हैं। तो ये तो रही बात कि इनका रेवेन्यू आता कहाँ से है। अब बात कर लेते हैं कि किस सेगमेंट से एक्चुअली में कितना रेवेन्यू आता है। तो जो पहला सेगमेंट है यानी बायएक्स डिवीजन, जिसमें मैंने बॉक फिल्म्स बताई थी, डाई इलेक्ट्रिक फिल्म्स बताई थी, वहां से जो है इस साल लगभग 91 करोड़ का रेवेन्यू आया है। और कोएक्स डिवीजन जहाँ पे मैंने रेफ्रिजरेटर के लाइनर्स बताए थे, रेफ्रिजरेटर की शीट्स बताई थी, और साथ साथ बेसिकली जो आपकी कोएक्स शीट्स बताई थी, वो ऑलमोस्ट 282 करोड़ का जो है बिजनेस जो है देता है। अब मैं इनकी डिवीजन्स के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। तो इनकी जो दो डिवीजन्स हैं, बायक्स डिवीजन, उसमें जो बॉब फिल्म वाला डिवीजन है, जो कि वैसी फिल्म्स बनाते हैं जो कि पाउचेस वगैरह में और खाने पीने के सामान में यूज होती हैं, वो उनका यूनिट 1 है वेस्ट बंगाल के बरजोरा में। यूनिट 2 जो है वहाँ उसमें जो है डाई इलेक्ट्रिक फिल्म्स हैं, यानी बॉब की जो कैपेसिटर फिल्म्स जैसे मैंने बताया था। कोएक्स डिवीजन जो है उसमें बेसिकली को एक्सट्रूडेड प्लास्टिक शीट वो नोएडा में है, और रंजन गांव में है, जो कि महाराष्ट्र में है। तो ये तो इनके मेनली तीन चार प्लांट्स हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट कुछ की इवेंट्स हुए हैं। अब बात कर लेते हैं मेन इम्पॉर्टेंट क्रक्स की कि आखिर क्या इवेंट्स हो रहे हैं जिनकी वजह से ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है समझ आ रही है, और जो ये जो कंपनी है वो इतनी ज्यादा रीरेट हो गई है पिछले कुछ दिनों में। तो सबसे पहला जो रीजन है वो ये है कि जो ये इनका यूनिट 1 है, यानी कि बायक्स डिवीजन में मैंने बताया कि जो बरजोरा वेस्ट बंगाल में यूनिट 1 है जो बॉब फिल्म बनाता है, वो एक हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है और वो इनके लिए एक्चुअली लॉस मेकिंग इंडस्ट्री है। तो वो जो पूरा का पूरा प्लांट है वो ये सेल आउट कर रहे हैं, और जो कैश आएगा उस कैश से एक्चुअली जो डाई इलेक्ट्रिक फिल्म है, यानी कि जो स्पेशलाइज्ड फिल्म है जहां पे इनकी मोनोपोली है, वो डबल डाउन कर रहे हैं, यानी कि उसकी कैपेसिटी को डबल कर रहे हैं, और आने वाले 2 सालों में डबल कर रहे हैं, और उसके बाद जो है अगले 2 सालों में और ज्यादा इंक्रीज करेंगे डिपेंडिंग ऑन कितना जो है डिमांड आती है। साथ साथ मालाबार से जो है फंड्स उठाए हैं, तो वहां से जो है पूरा केपेक्स प्लान कर रहे हैं कि डेट रिडक्शन होगा क्योंकि यहाँ से फंड्स आएंगे, प्लस जो मोनोपोली बिजनेस है वहां पर जो है ये लोग अपने फंड्स को डबल डाउन कर रहे हैं। कोएक्स डिवीजन में भी जो है अच्छा एक्सपेंशन, अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और काफी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ हैं। तो ये तो जो है कुछ की इवेंट्स थे जो इस कंपनी में हो रहे हैं। अब एक और मेट्रिक जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये बताती है कि इस पर्टिकुलर ये जो एक्सपेंशन है ये लोग क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या टेलविंड चल रही है, ये बताती है। तो ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये मुझे एक पर्टिकुलर रिपोर्ट में मिला है, उसका पूरा एक्सेस मेरे पास नहीं है तो मुझे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता, लेकिन बेसिकली आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये बताना चाह रहे हैं कि जो डाई इलेक्ट्रिक फिल्म्स हैं, ये 2018 में इसका जो डाई इलेक्ट्रिक फिल्म्स का जो यूज था वो कहाँ पर होता था, तो वहीं पे ये एक्चुअली अपना एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। तो जो तो जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स है, यानी कि नॉर्मल आपके गैजेट्स हो गए एक्स वाई जेड, इसमें जो है ये ऑलमोस्ट लगभग मान लीजिए कि 40% के आसपास, 30-35% के आसपास जो है इसमें यूज होता है। उसके अलावा सोलर एंड विंड एनर्जी सिस्टम्स, इसमें जो है मुझे लगता है करीब 15 से 20% इसमें यूज होता है। ऑटोमोबाइल्स, इसमें जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 25% के आसपास इसमें यूज होता है। एयरक्राफ्ट में लगभग 10% और अदर्स में लगभग 10%। तो इंडिया जो है आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का अब हब बन रहा है। पीएलआई स्कीम आई है, डिक्सन जैसी कंपनियां और भी इतनी सारी जो कंपनियां हैं वो इंडिया में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, धीरे धीरे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग भी होगी। तो इस तरीके से इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री में एक बहुत ही अच्छी टेलविंड नजर आती है। दूसरा, सोलर और विंड पूरी की पूरी अगर आप वर्ल्ड में ही देखेंगे तो वर्ल्ड वाइड काफी अच्छी टेलविंड है। धीरे धीरे सोलर का अडॉप्शन बढ़ रहा है, ईवीज का अडॉप्शन बढ़ रहा है, तो वो भी एक बहुत अच्छी टेलविंड है। ऑटोमोबाइल्स में जो है अगर आप ईवीज में बात करेंगे तो ज्यादा यूज होता है, तो वो भी एक अच्छी टेलविंड है कैपेसिटर्स के लिए। तो एक तरीके से आप ये मानिए कि ये जो मेन मेन टेलविंड्स चल रही हैं उनका एक प्रॉक्सी प्ले है ये पर्टिकुलर कंपनी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आखिर कितना इम्पैक्ट जो है आ सकता है, कितना जो है इनके रेवेन्यू कितने किस हद तक इंक्रीज हो सकते हैं, ये पता लगाने की कोशिश करेंगे वैल्यूएशन में। तो चलिए अब वैल्यूएशन देख लेते हैं।
तो इस पर्टिकुलर शीट में मैं थोड़ा-सा ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ये जो 2 डिवीज़न है, कोएक्स और बायएक्स डिवीज़न, उनसे कितना रेवेन्यू जंप देखने को मिल सकता है। हालाँकि कंपनी जो है अपने बॉप डिवीज़न का और जो नॉर्मल डाई इलेक्ट्रिक फ़िल्म है उसका डिफरेंट बेसिकली अलग-अलग सेगमेंटल रेवेन्यू नहीं बताती है, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि जो है लेट्स से कि 50-50 ज परसेंट जो है रेवेन्यू है, और जो डाई इलेक्ट्रिक फ़िल्म का रेवेन्यू है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करेगा आने वाले कुछ सालों में। तो अभी जो है ये पूरा का पूरा डिवीजन ऑलमोस्ट 90 करोड़ का रेवेन्यू दे रहा है, जो कि मैं मान रहा हूँ कि बाय 2026 ऑलमोस्ट 250 मतलब 2-250 करोड़ के आसपास हो जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट ट्रिपल हो जाएगा, ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि जो बॉप डिवीजन है उससे जो है कुछ रेवेन्यूज कम होंगे, डाइलेक्ट्रिक फिल्म्स की वजह से रेवेन्यूज बढ़ेंगे। इनका ऑपरेटिंग मार्जिन मैं काफ़ी ज़्यादा मान रहा हूँ, ऑलमोस्ट 15% मान रहा हूँ, बजाय जो नॉर्मल फिल्म्स हैं उनका मार्जिन मैंने बाकी कंपनीज अगर आप देखेंगे तो 8-10% के आसपास रहता है। कोएक्स डिवीजन की बात करूं तो इसको मैं एक रेगुलर ग्रोथ की तरह मान रहा हूं, जो कि 15% के आसपास से जो है ग्रो करेगी। जैसे जैसे व्हाइट गुड्स इंडस्ट्री, आप मानिए रेफ्रिजरेटर हुए या लगेज हुए, इस तरीके की जो इंडस्ट्रीज जिस रेट से ग्रो करेंगी उसी रेट से जो है इनका कोएक्स डिवीजन ग्रो करेगा। तो बाइक्स डिवीजन में मैं ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, क्योंकि वहाँ पे इंडिया बहुत ज़्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है, सिर्फ 30% मार्केट शेयर है। अगर ये उसे ही सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, 100% तक ले जाते हैं, प्लस एक्सपोर्ट कर लेते हैं, तो ये डिवीजन जो है कई गुना हो सकता है, क्योंकि एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। तो यहीं पे जो है मेन जो बुलिशनेस है वो यहीं से आती है। तो ये सब देखने के बाद भी अगर मैं रेवेन्यूज देखूं, अपने जो है अच्छे से अच्छे एस्टिमेट करने के बाद भी, सेल मुझे लगता है कि अगर आज लगभग 500 करोड़ के आसपास है, तो लगभग जो है 1000-1200 करोड़ के आसपास हो जाएगी बाय FY 26। और जो मार्जिन हैं वो भी बढ़ जाएंगे, तो बेसिकली ऑपरेटिंग मार्जिन इंक्रीज साथ साथ सेल का इंक्रीज, ये दोनों ही चीजें साथ में होंगी। पर उसके बावजूद भी मैं पर्सनली इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छी टेलविंड है, तो अगर ट्रेडर्स के लिए देखें तो ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर मुझे रिस्क रिवॉर्ड देखना है, तो मेरे को अभी रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं लग रहा, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ऑलरेडी जो है 35 के पी पे ट्रेड कर रहा है, और रेवेन्यू अगर बहुत ज़्यादा तेजी से भी ग्रो करते हैं तो भी जो है ये जो बेसिकली उतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं लग रहा है, डिपेंडिंग ऑन कि कितना रेवेन्यू ग्रो करेगा। तो इस वजह से जो है मैं इसमें जो है नहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। हालांकि इसमें मैं पूरी तरीके से गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि जो आशीष कचोलिया सर हैं या जो मालाबार हैं, वो लोग तो जो है जाके बेसिकली कंपनी से बात करते हैं, तो उन्हें कुछ और ज़्यादा इंसाइट्स पता होंगी मे बी, जो कि मुझे नहीं पता। हालांकि मैंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करी, पर उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि ये स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रिचली वैल्यूड है, और हो सकता है जो मेरे रेवेन्यू एस्टिमेट्स हैं वो बिल्कुल ही गलत निकल जाएं, और जो ग्रोथ है वो एक्चुअली इससे भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आए, क्योंकि बहुत अच्छी टेलविंड्स हैं। अगर ऐसा होता है तो ये स्टॉक में भी जो है रीजनेबली वैल्यूड हो, पर पर्सनली एज एन इन्वेस्टर मेरा काम ये है कि जहां पर मुझे क्लियरली ये नजर आए कि रिस्क रिवॉर्ड मेरे फेवर में है, मैं वहां पर इन्वेस्ट करूं, बजाय जहां पर अननोन है। यहाँ पर क्या है कि मे बी रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा हो, लेकिन मैं पर्सनली जो है वो पिक्चर क्लियरली देख नहीं पा रहा हूँ। अगर आप में से कुछ लोग इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, या फिर आप लोगों को और ज़्यादा डिटेल में पता हो, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। या फिर आपने अगर इस कंपनी के बारे में और रिसर्च करी हो तो भी। अ, इसी तरीके की अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर तिजोरी फाइनेंस का आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, 15% ऑफ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा वहाँ पे, तो आप लॉजिक 15 ये कोड डाल के जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।